हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये आपके मास्टर्स में भी इसका अलग से टॉपिक है, मुझे याद नहीं है कौन से सेमेस्टर में है। और जो आपका एनटीए यूजीसी नेट का आपका एग्ज़ाम होता है उसमें से इसका एक या दो या तीन कभी कभी क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्वेश्चन ये होते हैं कि कभी DSM-4 एंड DSM-5 का डिफरेंस पूछा होता है, और या फिर क्या इम्प्रूवमेंट लेके आया DSM-5 एज़ कम्पेयर टू DSM-4, और जो आपकी एक्सिस है DSM-4 की तो उसमें कौन सा डिसऑर्डर कौन सी एक्सिस में होता है, जो कि 5 एक्सिस है। ठीक है, तो ये इसका मेन क्वेश्चन है जो पूछते हैं, और आईसीडी के बारे में भी पूछ लेते हैं, बट आईसीडी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और अभी हम DSM की बात करेंगे। ठीक है, तो जो आपका एक मेंटल डिसऑर्डर है वो क्या होता है उसको हम मेंटल इलनेस या साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। वो क्या आपका बिहेवियरल या मेंटल पैटर्न होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ इम्पेयरमेंट करते हैं आपकी पर्सनल फंक्शनिंग में। ठीक है, पर्सन की फंक्शनिंग में। और ये जो डिसऑर्डर हैं उनको मतलब ये जितने भी डिसऑर्डर हैं उनके जो सिम्टम्स और साइंस होते हैं, कुछ के सेम भी रहते हैं, कुछ सिम्टम और साइन, और कुछ के मतलब डिफरेंट भी होते हैं। और ये जो डिसऑर्डर हैं डायग्नोज करते हैं इनको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। ठीक है, और वो डिसऑर्डर कौन कौन से हैं आपके डिसऑर्डर आपके आ गए ये OCD, एंग्जाइटी, डायमेंशिया, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, डिप्रेशन। ठीक है, ये क्या हैं आपके मेंटल डिसऑर्डर हैं। और इसमें से कुछ क्या हैं आपके मूड डिसऑर्डर हैं, कुछ एंग्जाइटी डिसऑर्डर हैं। अब ये भी आगे जाके आपको पता लगेगा कि जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है कौन सी हम मतलब कौन से DSM के वर्जन में हमने उसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर को अलग अलग करके क्लासीफाई किया था, पहले हम उसको क्या बोलते थे। ठीक है, तो चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये जितना भी लिखा है मैंने ऊपर, इसको आप एक बारी रीड कर लेना। तो इधर से मैं आपको बताती हूँ जो क्लासिफिकेशन है मेंटल डिसऑर्डर की, वो 2 पार्ट्स में है। एक आपका आ गया इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ है, याद रखना। और द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल आ गया। तो जो आपका ICD है वो किसने दिया था, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और APA ने आपका क्या दिया था, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल। ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है APA। तो सबसे पहले आगे हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे DSM की। ठीक है, हिस्ट्री क्या है कि 1918 में क्या हुआ कि जो अमेरिकन मेडिको साइकोलॉजिकल एसोसिएशन थी उन्होंने क्या किया, इशू किया एक स्टैटिस्टिकल मैनुअल। किसके लिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंसेन के लिए। तो इंसेन को भी आजकल मतलब ये वर्ड नहीं यूज़ होता। ठीक है, और ये जो अमेरिकन मेडिको एसोसिएशन है साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, आजकल हम इसको क्या बोलते हैं, APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। पहले मेडिको वर्ड भी यूज़ होता था। ठीक है, उसके बाद आ गया 1928। पूरे 10 साल के बाद क्या हुआ कि जो अमेरिकन साइकोलॉजी APA है जो उन्होंने इशू किया इसकी दूसरी एडिशन। बट उसमें इन्होंने नैरोली किस पे फोकस किया था, 2 टर्म्स थी, न्यूरोसिस एंड साइकोसिस। न्यूरोसिस क्या आ गया आपका, नॉर्मल जैसे मतलब कोई डिप्रेशन वगैरह या एंग्जाइटी वगैरह लगा लो। ठीक है, मूड स्विंग्स वगैरह। साइकोसिस क्या हो गया, जब एक इंडिविजुअल का रियलिटी से टच नहीं रहता है, जैसे कि सिजोफ्रेनिया आ गया आपका। ठीक है, फिर आ गया बाय द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम क्या हुआ कि जो मिलिट्री थी उनका एक अलग से नोमेनक्लेचर था डिसऑर्डर्स के लिए। ठीक है, और जो WHO था उन्होंने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ 6 दी थी। ठीक है, पहले 6 आई थी और अब जो लेटेस्ट चल रही है वो 10 है। इट कंटेन ए सेक्शन ऑन मेंटल डिसऑर्डर, बट इसमें क्या था, एक सेक्शन तो थी मेंटल डिसऑर्डर की, बट उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी। तो अब आ गया हमारा DSM-1 सबसे पहले। ठीक है, तो ये क्या था, APA ने पब्लिश किया DSM-19, जो पहला था वो 1952 था। ठीक है, इधर लिख देते 1952। इट वॉज बेस्ड ऑन ICD। ये किस पे बेस्ड था, आपके ICD-6 पे, और जो आपका मिलिट्री सिस्टम था उस पर। और जो फर्स्ट DSM था इसमें क्या था, 60 डिसऑर्डर्स थे बेस्ड ऑन थियोरेटिकल एंड एबनॉर्मल साइकोलॉजी। 130 पेजेस लॉन्ग था, और टर्म न्यूरोसिस एंड रिएक्शन यूज़ कर रहे थे। ठीक है, टर्म न्यूरोसिस एंड रिएक्शन। प्रॉब्लम क्या थी इसमें, अब प्रॉब्लम ये थी क्रिटिसाइज़ किस चीज़ के लिए किया गया इसको, कि इसकी जो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के लिए। और जो मेजर लिमिटेशन थी इसकी क्या थी कि ये साइंटिफिक नहीं था, मतलब साइंटिफिकली प्रूफ नहीं थी इसमें कुछ चीज़ें। और क्या था कि जो डिसऑर्डर था इसमें ज़्यादा किस चीज़ की यूज़ हुआ था, रिएक्शन का। ठीक है, बाकी दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, दैट देयर वर रियली नो डिस्टिंक्शन बिटवीन, इसमें जो एबनॉर्मल और नॉर्मल बिहेवियर था उसमें डिफरेंस नहीं बताया था। फिर आ गया आपका DSM-2, बट फिर भी DSM-1 था जो उसको क्या मिली, एक्सेप्टेंस मिली, क्योंकि वो पहला आपका वो था,
मतलब पहला मैनुअल था इसलिए मिली। फिर DSM-2 आ गया, ये पब्लिश कब हुआ आपका 1968 में, बट स्टिल क्रिटिसाइज़ करते रहे इसको वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के लिए। जो चेंज आई DSM-2 में वो क्या था, 11 मेजर डायग्नोसिस फॉर कैटेगरीज, 185 टोटल डायग्नोसिस थे इसमें मेंटल डिसऑर्डर के, और एडिशनल इंक्रीज्ड अटेंशन वाज गिवन टू, किस किस को ज़्यादा एडिशनल अटेंशन मिली, आपके चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स को DSM-2 में। एग्जाम्पल जैसे द डायग्नोस्टिक कैटेगरी ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन, जो डायग्नोस्टिक कैटेगरी थी बिहेवियर डिसऑर्डर चिल्ड्रन की, वो किस में कन्वर्ट, एडोलेसेंस प्रेजेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मतलब एडोलेसेंस को इसमें अटेंशन मिली थी। ये 134 पेजेस लॉन्ग था और क्या था ये, एंड क्वाइट सिमिलर टू DSM-1 इन टर्म ऑफ रिएक्शन इज़ रिमूव्ड। बट जो DSM-2 है उसमें टर्म रिएक्शन को रिमूव कर दिया। पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा DSM का वर्जन था जिसमें टर्म रिएक्शन रिमूव हो गई थी, ठीक है। तो ये याद रखना, टर्म रिएक्शन किस में रिमूव हुई थी आपकी DSM-2 में, और न्यूरोसिस एंड रिएक्शन टर्म यूज़ हुई थी DSM-1 में। नेक्स्ट आ गया बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ साइकोडाइनमिक आल्सो। अब ये क्या था, साइकोडाइनमिक के कंसेप्ट पे बेस्ड था, तो इसलिए क्या इसमें बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी इन्वॉल्व था, जैसे कि इम्बैलेंस इन न्यूरॉन एंड जेनेटिक फैक्टर। 1974 में इसकी 7th प्रिंटिंग आ गई DSM-2 की, नो लॉन्गर लिस्टेड होम, और इन्होंने जो होमोसेक्सुअलिटी एज ए डिसऑर्डर था उसको हटा दिया, नो लॉन्गर लिस्टेड, ठीक है। तो फिर ये आ गया आपका, एक इधर मैंने चार्ट दिया, इसमें आपको इधर से पता लग जाएगा कि DSM-1 1952 में आया, 268 में आया, फिर इसकी 7th प्रिंट आया था 1974 में। DSM-3 आया था आपका 1980 में, DSM-3R 1987, DSM-4 1994 एंड DSM-5 TR 2000, जिसमें इसमें थी आपकी एक्सिस, पता होना चाहिए DSM कौन से में एक्सिस थी आपकी, ठीक है, 5 एक्सिस थी जो। फिर आ गया आपका DSM-5 2013 में, ठीक है। जो DSM-3 था वो पब्लिश कब हुआ ये मैंने आपको इधर बता दिया, इसको पढ़ लेना है कैसे, कितने इसके डायग्नोसिस थे, कितने पेजेस लॉन्ग था ये। डिस्क्राइब क्राइटेरिया, इसमें क्या था कि हर एक डिसऑर्डर का क्या था आपका क्राइटेरिया डिस्क्राइब था, और इनके हेड कौन थे उस टाइम, डॉक्टर रॉबर्ट एल स्पिंजर, बस ये वर्ड इसमें याद रख लेना कि कौन थे इनके हेड, डॉक्टर रॉबर्ट एल स्पिंजर। फिर इसको एक बार रीड आउट कर लेना। अब आगे इधर से एज, इसको रीड कर लेना, एज विद द DSM-2 मैनी सिग्निफिकेंट चेंजेस वर मेड इन द 3rd एडिशन। DSM-2 के मतलब कंपैरिजन में DSM-3 में बहुत सारी चेंजेस लाई गई। फॉर एग्जांपल प्रीवियसली मैनी ऑफ द एंग्जाइटी डिसऑर्डर वर लम टुगेदर एज ए डायग्नोसिस ऑफ एंग्जाइटी न्यूरोसिस। पहले क्या था कि जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर थे उनको एक साथ रखा था और उनको एंग्जाइटी न्यूरोसिस बोलते थे, बट DSM-3 ने उनको ब्रोक किया और उनका अलग अलग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया, ठीक है। अब सबसे पहले आ गया GAD, आ गया जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, मतलब इस तरीके से उन्होंने सारे एंग्जाइटी डिसऑर्डर को अलग किया। पैनिक डिसऑर्डर, एगोराफोबिया, सोशल फोबिया। GAD में क्या होता है आपका एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, इसमें चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं बट फिर भी हमें उन चीज़ का डर लगता है, उन चीज़ के लिए एंग्जाइटी होती रहती है। पैनिक डिसऑर्डर आ गया, किसी पर्टिकुलर चीज़ से फेयर आ गया और इसमें कोई चीज़ डिफाइन नहीं है कि किससे डर लग रहा है। एगोराफोबिया क्या आ गया, फेयर ऑफ क्राउडेड प्लेस। सोशल फोबिया आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद इसको फिर सोशल इशू भी इसमें क्या थे आपके इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, ठीक है, DSM-3 में। फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है जो वॉज एडिड टू DSM एट द टाइम। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी इस टाइम क्या हुआ, ऐड हो गया। आल्सो द DSM-2 जो कैटेगरी थी आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिस्टर्बेंस, वो किस में चेंज हो गई आपकी, ईगो डाइस्टोनिक होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है। इस टर्म को क्या करना है, याद रख लेना। ये इसमें मेन चेंज क्या थी, जो सेक्सुअल ओरिएंटेड डिस्टर्बेंस थी वो किस में चेंज हो गई आपकी, ईगो डाइस्टोमिक होमोसेक्सुअलिटी में, और एंग्जाइटी डिसऑर्डर को अलग अलग करके कैटेगराइज किया गया था किसमें आपका DSM-3 में। फिर आ गया DSM-3R 1987। अब इसका पढ़ लेना सिंपल, कितने पेजेस थे इसमें यही है और कितने डिसऑर्डर का मतलब डायग्नोसिस दिया हुआ था। फिर DSM-4 आ गया। DSM-3 वाज पब्लिश इन 19, एक मिनट मैंने एक चीज़ मिस कर दी है शायद,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द 5 पार्ट मल्टी एक्सियल डायग्नोस्टिक सिस्टम स्टिल यूज्ड टुडे, जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, ये सबसे पहले अपेयर किस में हुआ था? जो आपके मल्टी एक्सियल डायग्नोस्टिक थे DSM-3 में अपेयर हुआ था, बट यूज़ कहाँ हुआ था? DSM-4 में जाके। फिर आ गया आपका DSM-4, ठीक है। ये इसका सिंपल है, इसको पढ़ लेना कि क्या क्या जाए। और ये क्या था? DSM-4, ये क्या था? रिसर्च बेस्ड था, ठीक है। अब जो DSM-4 TR था, मेन क्वेश्चन इसमें से ही आता है आपका। द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ DSM वाज पब्लिश्ड इन 2000। द वॉल्यूम इज़ हैविली रिसर्च बेस्ड। ये क्या था? रिसर्च बेस्ड था। इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द इटियोलॉजीज़ ऑफ द डिसऑर्डर। इटियोलॉजी क्या आ गया? मैंने नीचे लिखा हुआ है, कॉज या जो ओरिजिन था इसका, ठीक है, उसके बारे में भी बताया था डिसऑर्डर के। अब आ गई ये आपकी एक्सिस आ गई, ठीक है, इधर शॉर्टकट में है, पर ये पूरी आगे डिफाइन भी करी हुई है, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गया आपका? एक्सिस 1 2 3, ये 4, ये 5। जो एक्सिस 1 था उसमें क्या बता रहे थे आपको कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट क्लिनिकल डिसऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन किस में मिल रही थी? एक्सिस 1 में। और जो एक्सिस 2 था इसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर और मेंटल रिटार्डेशन। पर्सनालिटी डिसऑर्डर सारे आ जाएंगे आपके, जो आपके 3 टाइप हैं, ABC टाइप है पर्सनालिटी की, वो सारे डिसऑर्डर, और मेंटल रिटार्डेशन एक्सिस 2 में था। और एक्सिस 3 में क्या था? डिज़ाइन टू प्रेजेंट जनरल मेडिकल इन्फॉर्मेशन की, जो इंडिविजुअल पहले से कौन सी दवाइयाँ वगैरह ले रहा है, कि पहले इसको क्या प्रॉब्लम थी, ये सब किस में था? DSM-3 में था। DSM-4 आ गया, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट करंट साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। आ गया स्कूलिंग उसकी, कहाँ काम कर रहा है, कैसा इन्वायरमेंट में रह रहा है, ये सब DSM-4 में था। DSM-5 क्या था? एक रेटिंग स्केल था, कॉल्ड द ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग GAF। वेंट फ्रॉम 0 to 100 तक इसमें रेटिंग थी, और उससे हमें पता लगता था कि जो इंडिविजुअल है या पर्सन है, ओवरऑल उसकी फंक्शनिंग क्या है, ठीक है। अब ये आ गया आपका एक्सिस 1, इसको पढ़ लेना, थोड़ा अच्छे से दिया हुआ है इसमें कि कौन कौन से डिसऑर्डर हैं। ये आपके थे जो क्लिनिकल कंडीशन थी, जो पहला आपका एक्सिस, ठीक है। डिसऑर्डर्स यूजली डायग्नोस्ड इन्फेंट चाइल्डहुड एडोलेसेंस, कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, जनरल मेडिकल कंडीशन आ गई, सबस्टांस रिलेटेड आ गई, सिजोफ्रेनिया या बाकी साइकोटिक डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, स्लीप एडजस्टमेंट, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, अदर कंडीशन में बी दी फोकस ऑफ द क्लिनिकल अटेंशन। ये क्या थी आपके? एक्सिस 1। एक्सिस 2 आ गई आपकी, इसमें आ गया आपके पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये देखो, ये इन्होंने इधर डिस्क्राइब नहीं की थी, ये मैंने आपको ऐसे बताया कि ये टाइप A पर्सनालिटी है, ये B है, ये C। तो ये तीनों की इसमें आपको एक्सिस में मिल रही थी, एक्सिस 2 में। और मेंटल रिटार्डेशन पे भी इसमें बात हुई थी। एक्सिस 3 आ गई, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मेडिकल कंडीशन दैट वर प्रेजेंट विच माइट इम्पैक्ट द पेशेंट मेंटल डिसऑर्डर और इट्स मैनेजमेंट। एक्सिस 4 आ गई है आपकी, कि कौन कौन सी आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस है, ठीक है। अब आ गया आपका एक्सिस 5। एक्सिस 5 में क्या आ गया आपका? ये स्केल है, ठीक है। अब क्या हुआ इसके बाद कि जब 5th एडिशन आई DSM की, इन्होंने क्या किया, इसने क्या बोला कि जो एक्सिस है मतलब वो सही तरीके डिवाइड नहीं कर रही है चीज़ों को। तो इन्होंने क्या किया, जो एक्सिस 1 2 3 था उसको एक ग्रुप बनाया, और जो 4 और 5 था उसका अलग से ग्रुप बना दिया, ठीक है, एक्सिस 5 में। और क्या डिफरेंस था? जो पहले हम DSM ऐसे लिखते थे, DSM-1 है ना, फिर 2 या फिर 3, ये हमारा रोमन था ना, तो इसको चेंज करके हमने कैसे कर दिया? DSM-5 आपका सिंपल नंबर फॉर्म में यूज़ हो रहा था, ठीक है, ये भी एक डिफरेंस है। अब नेक्स्ट ये आपका मतलब ये मैंने इधर शॉर्टकट करके एक बनाया, देख लेना, इसको लर्न करने में आसानी होगी। कि पहले टर्म में जो मेन पॉइंट्स हैं, ये मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे टर्म न्यूरोसिस एंड रिएक्शन यूज़ था DSM-1 में, फिर टर्म रिएक्शन रिमूव हो गया DSM-2 में, और लिस्टेड होमोसेक्सुअलिटी एज ए डिसऑर्डर ले लिया DSM-1 में। DSM-3 में क्या हुआ था? डिस्क्राइब क्राइटेरिया फॉर एवरी डिसऑर्डर। टर्म, अब जो 3 था इसमें टर्म न्यूरोसिस को भी रिमूव कर दिया। जो सेक्सुअल ओरिएंटेड डिस्टर्बेंस थी उसको ईगो डाइस्टोमिक होमोसेक्सुअलिटी बोला। और जो ईगो डाइस्टोमिक होमोसेक्सुअलिटी था, इसको भी DSM-3R में क्या किया? रिमूव कर दिया गया। और जो 4 था, ये क्या था आपका? रिसर्च बेस्ड था, इन्फॉर्मेशन अबाउट इटियोलॉजी ऑफ द डिसऑर्डर, मल्टीपल एक्सियल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर, इसमें हुई थी, बट आई सबसे पहले किस में थी? DSM-3 में आई थी। अब आ गया नोटेबल चेंजेस क्या आई थी इसमें, कि जो सबस्टांस यूज डिसऑर्डर थे ऑफ लीगल प्रॉब्लम, उसको पहले लीगल प्रॉब्लम में रखा हुआ था ना क्राइटेरिया को, DSM-4 ने उसको ड्रॉप करके उसको क्या बोल दिया? क्रेविंग और ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और अर्ग टू यूज़ ए सबस्टांस।
किस में बोला वो DSM 5 में। DSM 4 में हमने उसको किस में रखा था, लीगल प्रॉब्लम्स में रखा था, और DSM 5 में हमने उसको किस में रख दिया, इसमें। फिर आ गया DSM 5 पब्लिश इन 2013 न्यू वर्जन। सबस्टांस अब्यूज़ था जो, इसका डायग्नोसिस पहले क्या था, सिर्फ एक सिम्टम से होता था, बट DSM 5 में 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स यूज़ हो रहे थे। अब चेंज इन मल्टी एक्सिस में क्या था कि पहले 3 को एक ग्रुप और 4 और 5 को अलग से ग्रुप बना दिया। अब आगे जो मेन ऐसे और किस किस मतलब डिसऑर्डर में या क्या क्राइटेरिया चेंज हुआ था, आर्टिफिशियल कैटेगराइजेशन में मॉडिफिकेशन हुई थी, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में हुई थी। अब इसके अंदर जाके पढ़ लेना एक बार, जिसको और अच्छे से पढ़ना होगा ये आपको मिल जाएगा गूगल पे, अगर आप एक एक नाम करके सर्च करोगे। एलिमिनेशन ऑफ चाइल्डहुड बाइपोलर डिसऑर्डर, और उसको किसके साथ रिप्लेस कर दिया, डिस्ट्रप्टिव मूड डायरेगुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है। अच्छा, रिवीजन ऑफ ADHD डिसऑर्डर। फिर आ गया इंक्रीज डिटेल ऑन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, रिक्लासिफिकेशन ऑफ डायमेंशिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोला किसको, जिसको हम पहले मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ चेंजेस जो आए आपके DSM 5 में एज़ कम्पेयर टू DSM 4। अब एक चीज़ और है, एक शॉर्टकट और है, ये रहा कि कौन कौन सा इधर से आप सीधा पढ़ सकते हो DSM 1 के मेन पॉइंट्स, DSM 2 के मेन पॉइंट्स, DSM 3 के मेन पॉइंट्स, ठीक है। एक बार इनको रीड आउट कर लेना, पेपर में इजी होगा। और फ्लो चार्ट, अगर कोई MA का बच्चा तो इस टाइप के फ्लो चार्ट यूज़ करेगा तो खुले नंबर मिलेंगे। DSM 3R, DSM 4, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू। और इसके जो नोट्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।